नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हर बार की तरह आज भी हम आपके सामने एक स्वास्थ्य संबंधी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ पाना चाहता है और अपने लक्ष्य के पीछे लगातार भागता रहता है। सुबह टिफिन पैक करने से लेकर घर लौटने तक जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करे, वो होती है घर की स्त्री। वो माँ होती है, वो बहन होती है, वो बहू होती है और वो पत्नी भी होती है। लेकिन क्या ये धुरी अपना ख्याल अच्छे से रख पाती है? क्या कुछ ऐसी समस्याएं जो एक स्त्री शायद अनभिज्ञ हो या वो नहीं जानती, और किस तरह से आयुर्वेद में स्त्री संबंधी परेशानियों का निदान है, आज हम हेलो डॉक्टर में इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज हेलो डॉक्टर में मौजूद हैं डॉक्टर भारती कुमार मंगलम। आप एचओडी हैं स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र विभाग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर से। डॉक्टर भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको इस प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए। यदि जो भी माताएं बहनें हमारा ये कार्यक्रम देख रही हैं, कुछ जानना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं, तो हमारी फ़ोन लाइंस खुली हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 270499 और 27040998। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। तो डॉक्टर भारती, जब तक हमारे दर्शक हमसे जुड़ते हैं, सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई काम करता है बाकी लोगों की तरह, तो वो है घर की स्त्री। वो एक घर की धुरी की तरह है जो सुबह सूर्योदय के साथ अपना काम शुरू करती है और रात जब सब लोग सो जाते हैं उसके बाद तक उसका काम चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है। क्यों ज़रूरी है एक स्त्री को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना? जी, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले सूरज के साथ या सूरज उगने से पहले उठती है और सबसे लास्ट में सोती है। तो यानी कि उनका काम, हम जो दफ्तर में जाते हैं तो हमारा सीमित समय के लिए काम करते हैं, लेकिन इनकी काम की अनलिमिटेड आवर्स है, तो उनको सबसे ज़्यादा शक्ति उनके पास रहना ज़रूरी है। और इसके अलावा स्त्री की प्रत्येक स्वास्थ्य अलग है। उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फीमेल जो गर्भधारण करने के लिए, फिर डिलीवरी के लिए एक प्रत्येक व्यवस्था, जेनिटल ऑर्गन्स की अलग सिस्टम बनी हुई है और उनका अलग ज़रूरतें हैं, और उसको पूरी करने के लिए न्यूट्रिएंट डाइट लेना और उसके हिसाब से, जो फेज़ के हिसाब से, जीवन की जो 3 फेज़ माना जाता है मुख्यतः स्त्री में, जो प्यूबर्टी और इसके बाद जो एक्टिव रिप्रोडक्टिव लाइफ है, इसके बाद मेनोपॉजल स्टेज है, इन तीनों फेज़ में उनकी ज़रूरत अलग अलग एडिशनल होते हैं। जो हम रूटीन लेते हैं उसके अलावा कुछ और उनको एडिशनल केयर लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो जो भी महिलाएं कार्यक्रम देख रही हैं, आप दोहरी जिम्मेदारी निभाती हैं, आप घर को भी संभालती हैं, आप बहुत सारी अपनी भूमिकाएं निभाती हैं, और साथ में जो भी महिलाएं कामकाजी हैं उनको घर भी देखना पड़ता है और अपना ऑफिस भी देखना पड़ता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि डॉक्टर भारती ने बताया, कि हम अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। और आयुर्वेद में हर उम्र के लिए, हर उम्र की महिला के लिए कुछ ना कुछ विशेष है और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर भारती ये बताइए कि आयुर्वेद से जो भी हम दवाएं लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी मेडिसिन लेते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं? जी, सबसे पहले जो एडवांटेज है आयुर्वेद सिस्टम के जरिए जब आप चिकित्सा करवाएंगे, तो उसमें क्या, हम सिर्फ दवाई देके हम अपना काम बंद नहीं करते हैं, तो उसके साथ ही साथ आयुर्वेदा ये एडवोकेट करता है, तो उस जिन रोगियों से वो सफ़र कर रही है उस हिसाब से उनकी डाइट मॉडिफाई करना होता है और उनकी लाइफस्टाइल भी बदलना होता है। तो हम खास करके उसमें फोकस करते हैं। सिर्फ मतलब 4 दवाई लिख दिया, काम खत्म हो गए, ऐसे नहीं होता। आयुर्वेद सिस्टम पूरी मतलब 360 डिग्री ख्याल रखता है, कोई भी बीमारी हो तो, और स्त्री की बीमारी में भी यही सूत्र लागू होते हैं। जी डॉक्टर भारती, एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में, नाम बताएं। जी नमस्कार, नाम बताएं। जी, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम करें कृपया। जी मैम, हम आपको सुन सकते हैं, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए। जी सवाल बताएं अपना मैम।
शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से कॉल हमसे नहीं जुड़ पाया, तो आगे बात करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो स्त्री का जो शरीर है लगातार बदलाव में, एक बार जैसे प्यूबर्टी होती है, किशोरावस्था आती है, फिर उसके बाद में उसकी रिप्रोडक्टिव एज आती है, फिर वो मेनोपॉज की तरह बढ़ती है। कौन सी एज में किस तरह की सावधानी और किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं महिलाओं में देखी जाती हैं? जी, प्यूबर्टी में आजकल जो ज़्यादा देख रहे हैं, पहले इतना नहीं था क्योंकि जैसे मेनार्के स्टार्ट हो जाते, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब होती है तो घर में कुछ उपचार अपने बुजुर्ग लोग बताते हैं कि साउथ में खास करके मैं मतलब हमारे एल्डर्स जो ये बोलते थे कि तिल की तेल खाना मतलब पिलाना शुरू कर देते जैसे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ, जैसे कोपरा खिलाते हैं, जो कि मतलब बच्चेदानी की ताकत उसी से मिल जाती, तो आगे जाके पीरियड की टाइम में होने वाली बीमारी वगैरह नहीं होती थी। वो उस फेज में वो खासकर ध्यान रखना पड़ता है कि वो उस बच्चेदानी जो ग्रोइंग इसमें है तो उसको हमें मदद करना है। और जैसे एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया तो आयुर्वेदा 3 परिचर्या बोलते हैं, हर मोड पे खास परिचर्या बताए गए हैं। जैसे रजस्वला जैसे मेंस्ट्रुएशन फेज में रहती है तो उन 3 दिन खास डाइट और लाइफस्टाइल बताते हैं कि मतलब पूरा रेस्ट में रहने का, और हल्का डाइट जैसे जौ की रोटी या जौ की दलिया, इस तरह वो तीनों दिन मतलब जैसे हम जंक फूड खाते हैं, बाकी जो हमारी इच्छा से मसाला वसाला डाल के खाते हैं वो सब उन तीनों दिन बंद करना पड़ता है। ज़्यादा तेज मतलब आवाज़ से बोलना नहीं है, इस तरह कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और पूरी तरह रेस्ट में रहने के लिए निर्देश है रजस्वला परिचर्या के तहत। और जैसे एक्टिव रिप्रोडक्टिव में हर महीना मेंस्ट्रुएशन जब करती रहते तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल फेज उनकी जो कंसेप्शन की प्लानिंग है उस हिसाब से हमको उनके खान पीने में ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आयुर्वेदा बोलते हैं कि कोई कंसेप्शन के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो मतलब स्त्री के लिए अलग डाइट है, उसमें क्या उड़द दाल से और तिल तेल या तिल की कोई भी प्रोडक्ट है तो वो दोनों ज़्यादा लेने के लिए निर्देश है जब तक ओवुलेशन होके वो अपना कंसेप्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह मेल के लिए भी निर्देश है, उनको घी और दूध ज़्यादा लेना पड़ता है जब तक वो कंसेप्शन प्रोग्रामिंग तक मतलब जो प्लानिंग है उनका। और इसके बाद जो है डिलीवरी एक खास मोड है महिला की लाइफ में, और इस पे और जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले जैसा आपने बताया कि जब कोई भी बच्चे किशोरावस्था में जाती, टीनेज में जाती है और प्यूबर्टी यानी कि जब उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है तो हम अक्सर देखते हैं कि पेट दर्द की बहुत समस्या होती है और कभी कभार जो पीरियड होता है वो बहुत पेनफुल होता है, कभी स्कैंटी होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम 1 बाय 1 करके चलते हैं। तो बच्चियाँ जो टीनेज एक्वायर करेगी, उनकी माताएँ जो ये कार्यक्रम देख रही हैं उन्हें बताएं कि उन्हें किस तरह की आयुर्वेदिक डाइट लेनी चाहिए जिससे कि वो थोड़ा सा जो प्रोसेस है बच्ची भी समझ सके अपने शरीर को और माँ को भी ये तकलीफ ना हो कि बच्ची परेशान हो रही है। जी, खास करके प्यूबर्टी एज में जो गर्ल है बॉडी की ग्रोथ भी उस फेज में ज़रूर होती है, ग्रोथ स्पर्ट होती है उसमें, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वहाँ डेवलप हो रही है। तो दोनों को ध्यान में रखते हैं। जनरल बॉडी जो न्यूट्रिशन है वो तो उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन दूसरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके जो सोचना है वो एक तो आजकल में जो ज़्यादा पीसीओडी टॉप में है, हर 3 बच्चों में पीसीओडी लेके आ जाते हैं ओपीडी में। दूसरा जो है पेन सेकंड वाली में, तो इन दोनों को रोकना है तो जंक फूड बिल्कुल मतलब बंद करना है उसको, और क्या है अल्टरनेट ऑप्शन भी घर में उनके लिए तैयार के रखना है। और तीसरा क्या है, जो वायु प्रकोपक आहार हम लोग जो बोलते हैं उसको नहीं लेना। जैसा वायु प्रकोप का मतलब है आलू है, मतलब इस तरह कुछ सब्जियां वायु को बढ़ाता है, वो हर घर में जानकारी है मम्मी लोगों को, जिसको कहते हैं गैस हो जाती है जिस खाने हाँ, से। जी। तो ऐसे वाले चीजें ना खाएं तो उसमें फिर पेन नॉर्मल में आ जाते हैं। और दूसरा क्या है, पेट साफ रखना बहुत ज़रूरी है। ये जंक फूड खाते हैं बस कब्जी लेके बहुत बच्चे आ जाते हैं, वो उसमें भी ध्यान रखें। वो बड़ों का ना सुनते नहीं है कि पेट साफ रखो बोले जी, तो। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और जो भी माताएं बहनें कार्यक्रम देख रही हैं जिनके घर में बच्चियां हैं जो किशोर अवस्था को प्राप्त कर रही हैं, तो डाइट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमारी रसोई में नारियल जो है हर रसोई में मिलता है, हर घर में मिलता है, तो बच्चियों को नारियल बहुत खिलाएं। और साथ में जैसा कि डॉक्टर भारती ने बताया कि तिल का जो तेल है, तिल का जो इस्तेमाल है वो हमें करना चाहिए जिससे कि जो ग्रोथ ऑर्गन्स है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको शक्ति मिल सके और आगे चल के जो बच्चियां हैं जब वो बड़ी होंगी तो उन्हें समस्या ना आए।
आगे चलते हैं। अगली जो आपने कहा था, अगला जो पड़ाव होता है एक महिला के जीवन का, वो होता है जब वो शादी करके जाती है और जब उसको माँ बनने का जो एक परम सुख है, एक मातृत्व की जो भावना उसमें जागृत होती है। आजकल हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है, सेडेंट्री भी हो गया है, सिटिंग जॉब्स हैं, तो कहीं ना कहीं कंसेप्शन में डिले भी हो रहा है और एज भी बढ़ती जा रही है। पहले के ज़माने में 20-21 साल में माँ बन जाया करती थी, लेकिन अब 25, 30, 32 और आगे बढ़ रही है, क्योंकि करियर भी ज़रूरी है। ऐसे में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? आयुर्वेद क्या निर्देश देता है? जी, जैसे इस फेज़ में आ गए, शादी हो गया, अब उनके आगे प्लानिंग जितना जल्दी हो सकता है तो कंसेप्शन के लिए प्लान कर लें। बच्चा होने के बाद कुछ और अल्टरनेटिव सोच लें, क्योंकि इनकी जो क्रोमोजोमल स्ट्रक्चरिंग है या उनकी जीन्स की क्वालिटी जो है वो उस फेज़ में अच्छे से रहता है। आयुर्वेद अभी यही कहता है कि उसी एज में, मतलब 25 के अंदर अंदर आप फैमिली को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हम जो धातु की क्वालिटी मानते हैं, धातु माने बॉडी टिश्यूज़ जो है उसकी क्वालिटी पीक में रहते हैं, उसकी वीर्य पीक में रहते हैं। और उस वक्त जो खाना है, अभी तिल तो यहाँ भी जारी रहेगा, तिल की कई ऑप्शन है, तिल की पट्टी है, तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल से लड्डू बनता है, और राजस्थान में तो खास करके हम देखते हैं कि गजे कितना, मतलब बहुत अच्छा, बिल्कुल। जो तो इसमें स्त्री को ज़्यादा इसमें ध्यान देना चाहिए। और उड़द दाल की प्रोडक्ट्स लेनी है, जैसे उड़द दाल की एक स्टीम बॉइल्ड लड्डू बना सकते हैं, या इडली डोसा जो है वो और अच्छा फर्मेंट होके उसमें बाकी बी कॉम्प्लेक्स वगैरह भी मिल जाता है। तो इसमें ज़्यादा ध्यान देना। जंक फूड इसी एज में भी बंद करना चाहिए। से नो टू जंक फूड। नो टू जंक फूड, बिल्कुल। तो ये तो यहाँ का आज का एक जो है, हम सबको ये लेसन ध्यान रखना है कि जो जंक फूड है वो किसी भी प्रकार से, किसी भी उम्र में, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है और उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। खासतौर से जो बच्चियाँ, जो टीनेजर्स हैं, जो स्कूल में हैं, कॉलेजेस में जो लड़कियाँ हैं, आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप जंक फूड से दूर रहें, क्योंकि जितना मैदे का कंजम्पशन, जितना ये प्रिजर्वेटिव वाला खाना आप खाते हैं, उतना आपके शरीर के लिए वो नुकसानदायक होता है। मैम, आपने बताया था पीसीओडी, तो पीसीओडी की कोई उम्र होती है? टीनेज, यंग एज, 30s, या वो कभी भी हो जाता है? नहीं, टीनेज से लेकर के एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज तक पीसीओडी का शिकार बन रहे हैं आजकल, क्योंकि बच्चे जो भी खाते हैं वो जंक फूड ही खा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। घर में जो मम्मी बनाते हैं तो उसको छोड़ के, अक्सर हम ये कंप्लेंट ओपीडी में सुनते हैं, माता शिका बोलती है कि मैडम ये सुनती नहीं। मैंने कहा पैसा मत दो उनको, है ना, जंक फूड खरीदना है क्यों, आप अल्टरनेट घर में बना के दीजिए उनको, फिर वही खाएंगे ना। वो सबसे ज़्यादा है, और बच्चों को ये पता ही नहीं है ना, आगे जाके डायबिटीज़ होने वाली, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ की जल्दी शिकार बन जाएंगे। तो वो जो खाते हैं उनको चीनी भी नहीं मिलेगा फिर आगे जाके खाने का। ये तो बिल्कुल आपने एक आई ओपनर दे दिया कि अगर अभी हम अपने सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे जाकर क्या होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और आजकल जैसे कि डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और पीसीओडी भी जो एक प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, शायद ये भी बहुत कॉमन सुनने में आता है। तो जैसे ही अपने आहार को ठीक करेंगे, वैसे ही हमारा जीवन और हमारा व्यवहार स्वतः ही ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है डाइट का ख्याल रखना। मैम, आप बता रहे थे कि जो महिलाएं हैं उन्हें नारियल है, तिल है, ये सब खाना खाते रहना चाहिए, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो शादी की उम्र है वो भी बढ़ गई है, और उसमें बहुत सारे जो है फैक्टर्स है कंट्रीब्यूट करते हैं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर लेट मैरिज हुई है या लेट हो रहा है, जो नॉर्मल नॉर्म से थोड़ा देरी मानते हैं जिसे, ऐसे में क्या करना चाहिए महिलाओं को? हाँ, तो उसके लिए एक प्रोग्राम है आयुर्वेदा में जिसे कहते हैं हम बीज संस्कार। बीज माने ओवम, और जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमारे संहिता में यही लिखा गया है कि पहले उनको शुद्धि करना है, पूरी बॉडी का शुद्धि करना है। वो थोड़ा टाइम ले ले इसके लिए। आजकल का ज़माने में है ही, वो 30 साल तक तो शादी नहीं करे, क्योंकि करियर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो रहा है आजकल में, वो चाहे मेल हो फीमेल हो। तो वो अपना 3 से लेकर के 6 महीना थोड़ा समय निकालें, उनके लगने वाले बच्चे अच्छे हो। तो वो जो बीज शुद्धि जो बोलते हैं, तो उसके लिए पहले उनको पंचकर्मा कराया जाता है। इसके बाद स्पेसिफिक डाइट प्रोटोकॉल में रखते हैं और ड्रग्स की सपोर्ट करते हैं। ड्रग्स माने हेर्बल ड्रग्स जो है, तो हमारे हमें इसके रसायन वाजीकरण नाम से जाना जाता है इसको संहिता की इसमें। तो वो उसकी क्वालिटी, सेमेन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए और अच्छे क्वालिटी वो बने। बस हम इतना ही देखते हैं सोनोग्राफी में कि वो रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, और फॉलिकल पहले ग्रोथ अच्छे से हुई और एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छा हुआ, बस हम इतना ही देखते हैं, क्योंकि हमें देखने वाले यही मेजरमेंट है। लेकिन इसके अलावा क्वालिटी जो बनाना है वो तो उनको
क्योंकि बहुत सारे जो हम खा रहे हैं वो मतलब जीनोटॉक्सिक होते हैं, जीन्स को मतलब वो टॉक्सिन्स के जीन्स को खराब कर रहे हैं, तो हम उसको वापस लेके आना। एक एपिजेनेटिक मैकेनिज्म होता है, जो हम अच्छे चीज़ खाएंगे, योगा प्रोटोकॉल करेंगे और बॉडी से जो जितनी टॉक्सिन्स है उसको फ्लश आउट करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन जिसे कहते हैं, हमारे बायो क्लेंसिंग मेजर से, जिसका नाम है पंचकर्मा। तो वो पूरा पंचकर्मा करवाएंगे दोनों को। इसके बाद योगा प्रोटोकॉल, डाइट प्रोटोकॉल में रहेंगे, तो वो उनकी बीज की क्वालिटी हम बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले बच्चा जो है, जो मेटाबॉलिक डिसीज और कैंसर की इतना हाई प्रिवेलेंस जा रहे हैं, और इंडिया तो कैपिटल हो गई डायबिटीज का, तो ये सब हम रोक सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और एक बार फिर से वही बात आती है कि हमारे लिए व्यायाम, योग और हमारा खान पान जो कि बहुत सदियों से चला आ रहा था, हम उसे कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो एक बार फिर से ज़रूरत है दोबारा अपनी जड़ों पर जाने की, जो हमारी नानी दादी के नुस्खे हैं उनको अपनाने की। हमारे आयुर्वेद में एक ऐसे कई सारे उपचार हैं, बिल्कुल एक खजाना है दवाओं का, औषधियों का, जिसको लेकर के, जिसका सेवन करके हम एक अच्छा और शुद्ध जीवन जी सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर भारती ने बताया, हम दर्शकों को बता देते कि आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर में है डॉक्टर भारती कुमार मंगलम। आप HOD हैं स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र विभाग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर में। और इन्होंने जानकारी दी कि योग और डाइट से जिनकी भी शादी लेट होती है, पहले शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है, सेल्स को डिटॉक्स किया जाता है, और वो योग और खान पान के माध्यम से किया जाता है। और फिर इस प्रकार की औषधियाँ दी जाती है कि जो महिला है और जो पुरुष है अपना परिवार बनाने के लिए सक्षम हो सके, जिससे कि कोई सुंदर, स्वस्थ और खिलखिलाते बच्चे को दुनिया में ला सके। सही कहा मैंने? जी बिल्कुल सही है। जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती है, फिर वही देखते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस भी है, घर भी है। ऐसे में स्त्री को किस तरह से अपने खान पान का, और आयुर्वेद में क्या कुछ उपचार हैं जिससे कि एक अच्छा और स्वस्थ बच्चा जन्म ले सके? जी, जैसे गर्भधारण करती है महिला, तो तुरंत उसी महीने से लेकर के 9वां महीने तक परिचर्या बताया गया हमारे संहिता में, जिसे हम कहते हैं गर्भिणी मासान मासिक परिचर्या। उसमें जो सात्विक आहार है वही लेने का निर्देश है, और गर्भ की पोषण पूरी करने के लिए भी पूरा मतलब पूरी तरह प्लान्ड डाइट और लाइफस्टाइल और योगा तीनों है। और जो रूटीन योगा है वो सारे योगासन प्रेगनेंसी में हर ट्राइमेस्टर में नहीं करवा सकते हैं, और कराने की ज़रूरत भी नहीं है। उसमें योगा हमारे पास डिज़ाइंड प्रोटोकॉल है, जिसे हम गर्भ संस्कार कहते हैं। तो पूरी 9 महीने के लिए हमारी प्रोटोकॉल है। फर्स्ट मंथ जो है कोई मसाला बिल्कुल, मतलब वो 3 महीने तो बिल्कुल कुछ नहीं, दूध और दूध से थोड़ा एक अदर ड्रग्स देते हैं, उस ड्रग्स दूध में पका के पीने का निर्देश है। और षष्टिक साली चावल बोलते हैं, एक खास तरीके की चावल है वो, जिसे दूध में पका के लेने का, मतलब शुद्ध सात्विक आहार में रहें तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, तो उनकी मेंटल मेकअप भी डिज़ाइन हो जाता है। और एक थियरी जो बोलते हैं फीटल ऑरिजिन ऑफ अडल्टहुड डिसीज, उस दौरान जो 9 महीने के दौरान माता जो करती है, उसी के चलते हुए बच्चे में उसकी भविष्य में आने वाली जड़ों का वो बीज वहीं मतलब शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इस पूरे 9 महीने के खाने पीना और इनकी जो रहन सहन बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए और माता के लिए भी। और इसके अलावा मेडिटेशन वगैरह जो हम सिखाते हैं, तो जो मैटरनल मोर्टालिटी की खास डिसीजेस है कारण होने वाली, जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज है, एंटीपार्टम हेमरेज है, या प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हाइपरटेंशन है, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, इसको कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। डेवलप होने नहीं देंगे तो माता की मृत्यु दर हम कम कर सकते हैं। रसोई में से हम ऐसा क्या है जो माताएं खा सकती हैं, काम पे जा रही हैं जल्दी से या घर पर हैं, जो क्रेविंग होती है कभी कभार, ऐसा कौन सा खाना खा सकती हैं जिससे कि वो भी स्वस्थ रहें और आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे? बिल्कुल। जो क्रेविंग हम मतलब देखते हैं, आलू का चिप्स खाने वाले बहुत सारे माताएं हैं, कुछ तो गुटखा वगैरह खाते हैं, तो हम उनको मतलब उनको धीरे धीरे वो सब मतलब नॉर्मल ले आके हम जो रसोई से जो आराम से मिलने वाली है वही खाने के लिए बोलते हैं। जैसे नाजिया वॉमिटिंग हो रहे हैं तो हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं सौंठ ले लीजिए, और कब्ज हो रहे तो आप बड़े बड़े दवाई के लिए भी मत आना। पहले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, तो हम सिंपल मुनक्का बीज निकालिए, उसको अच्छे से भिगो के दूध के साथ पका के रात को ले लीजिए। सिंपल सी चीज़ है, इससे कब्ज मिट जाती है। जैसे कब्ज मिट जाती है तो मॉर्निंग, अगले दिन मॉर्निंग होने वाले
नाजिया, उल्टी मॉर्निंग और सिकनेस, जी वो उससे बच ये जो सकते नुस्खा हैं। है मुनक्का और दूध वाला, क्या ये आम लोग भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आम बहुत लोगों के कॉमन लिए है। तो संख्या भी, हम तो 5-6 मुनक्का बोलते हैं गर्भिणी को, आप तो आम जनता जो है 10 भी ले लीजिए, दवाई क्यों खाना है। बिल्कुल, जब हमारे साथ रसोई में ही तमाम औषधियाँ मौजूद है, ज़रूरत है तो सिर्फ थोड़ी सी जानकारी की और फिर से इस बात को समझने की कि हमारी रसोई, हमारा आयुर्वेद इतना महान है एंड इट इज़ द साइंस फॉर फ्यूचर ऑल्सो। इसके ऊपर आज भी शोध चल रहा है और हमने देखा है कि जो चमत्कार आयुर्वेद में है वो विश्व में कहीं भी नहीं है, और इसीलिए शायद जो हमारा भारत देश है वो विश्व गुरु था, है और आगे भी रहेगा। आगे चलते हैं मैम। स्त्री के शरीर में, जीवन में बदलाव लगातार आते हैं। पहले बच्ची होती है, फिर बड़ी होती है, माँ बनती है, बहू बनती है, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक ऐसा समय आता है कि जब ना तो वो अधेड़ उम्र में आ जाती है, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, बहुत सारा बदलाव शरीर में आ रहे हैं। इसके ऊपर भी बहुत शोध हो रहा है जिसे कहते हैं मेनोपॉज। इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मेनोपॉज में एक वो ज़माना था कि हार्मोन्स रिप्लेस करके उनकी मेनोपॉजल सिम्टम्स है उसको हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन अभी मतलब लाइफ स्पैन बढ़ गया तो मेनोपॉज में प्रॉब्लम्स फेस करने वाले महिला एज कौन सी होती है जब मेनोपॉज हिट करता है और क्या सिम्टम्स होते हैं? जी ये रीजन टू रीजन ये एज वैरी कर रहे हैं। साउथ में आप देखेंगे तो अभी 40-45 उम्र में वहाँ मेनोपॉज अटेंड कर लेते हैं महिला। अब राजस्थान जैसे जंगल देश कहते हैं हम आयुर्वेद के हिसाब से, ये गर्मी ज़्यादा होने वाली देश है, तो यहाँ तो 50 तक भी मेंस्ट्रुएट करती है वुमेन। और जैसे मतलब 1 साल तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, आपको यही समझना के कि मतलब मेनोपॉज हो गया, यानी कि जो बच्चा दानी जो ओव्यूलेशन है वो बंद हो गया, ऐसा समझें इसको? जी हाँ, मेंस्ट्रुएशन मतलब बाहर जो दिखने वाली वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन की डिप्लीशन हो जाती है। तो इसमें क्या, हमें तो नेचुरल वे में उस हार्मोन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आपके घर में सोया चंक्स मिलेंगे, सोया दूध मिलेंगे रिच इन फाइटोएस्ट्रोजेंस, बीन्स है तो उसमें भी फाइटोएस्ट्रोजन, प्रोटीन रिच फूड यूँ समझ सकते हैं इसे? सारे प्रोटीन्स भी नहीं है, खास करके कुछ में है। फिलीपींस में एक स्टडी हुआ था जो सोया बीन्स को लेके, वहाँ महिलाओं में कम देखा गया था मेनोपॉज, वो सफर नहीं कर रहे हमारे जैसे हार्ट फ्लैशेस से कि नींद से खुल जाना अचानक, ये सब उनमें नहीं था। फिर साइंटिस्ट लोगों को लगा कि इसमें कुछ खास है कि ये कर रहे हैं, तब वो ये देखा गया था सोया, वो लोग स्टेपल फूड है उनका सोया, तब पता फिर उसमें रिसर्च किया था तो पता चला फाइटोएस्ट्रोजेंस उसमें ज़्यादा है। और जैसे मुनक्का है और किशमिश है और फ्रेश अंगूर भी है, तो इन सब में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, तो वो नेचुरल वे में ले सकते हैं। और हम जो सपोर्ट करते हैं, हम सिंपल अश्वगंधा, शतावरी, एचटी मधु, इन पाउडर मतलब चूर्ण बोलते हैं इसे, प्लेन चूर्ण दूध में पका के लीजिए, बिल्कुल सेफ है। और आप उस प्रॉब्लम से, मेनोपॉज में बाद में होने वाली जो हॉट फ्लैशेस है और मूड स्विंग्स है, एंग्जाइटी, सोशल प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं उस फेज में महिला, तो उससे बच सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो महिला है वो इस बात को समझे। और मैम एक दर्शक जुड़ी हमारे साथ, ये बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, जी क्या आप हमें सुन सकते हैं? शायद कुछ गैप है, कुछ हाँ। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप। नमस्ते जी, बात ये मेरी 61 ईयर्स है और मेरे को मैंने 3-4 महीने के बाद फिर से की उंगलियों के बीच वाली जगहों में मेरे को छाले पड़ रही है और सारी उंगलियों के बीच वाली जगह में छाले पड़ रहे हैं, नखों के भी छाले पड़ रहे हैं मेरे को। और क्या बहुत काम करने में बहुत मुश्किल होती है, चाकू भी नहीं पकड़ सकती हूँ, आटा तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मेरी आयुर्वेदिक की दवाई चल रही है, मेरे को कितना प्रॉब्लम है, बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है, कितना पदार्थ आता है, कभी ब्लड में डायरिया भी हो जाता है, कभी कमर जैसा भी होता है। और मैं आयुर्वेदिक दवा लेती हूँ, मेरा वजन 28 है, 61 एज है अपनी। जी जी बिल्कुल, आपके सवाल डॉक्टर साहब ने सुन लिए हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ जी, मैं जो इनकी बातों से जो समझ पाई, मेनोपॉज अटेंड किया है, 61 ईयर्स से। और आपका कुछ मुझे पाचन संस्थान की मतलब दिक्कतें लग रहे हैं, तो आप छाले पड़ते हैं बोल रहे हैं, तो पहले आपको कब्ज नहीं रहना है,
इसमें ध्यान रखिएगा। हर दिन पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप आयुर्वेद दवाई ले रहे तो हमारे पास आ जाइएगा, अच्छे अच्छे दवाई हमारे पास है वो दे देंगे। नहीं तो आप घरेलू नुस्खा जो करना है तो आप पहले सिंपल किशमिश से स्टार्ट कर दीजिए हर दिन, और उसमें क्या मेनोपॉज की सपोर्ट भी हो जाती है उससे। बाकी आप ध्यान रखें कि जो फाइबर है आपकी डाइट में वो ज़्यादा रहें, और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट है पानी अच्छे से पीना है आपको। तो ये ध्यान रखेंगे तो ये छाले पड़ना वगैरह कम हो जाएगा और आपकी पेट भी साफ़ हो जाएगी और वायु नहीं बढ़ेगा, तो बाकी जो आपकी प्रॉब्लम आप कह रहे थे उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारी जो जड़ है वो पेट से है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की बहुत ज़रूरत है। और जो सादा खाना होता है, जो बिना तेज़ मसालों के होता है, और जो हमारे ड्राई फ्रूट है, किशमिश है, मुनक्का है, उसका सेवन करना, और इस अपने पाचन तंत्र को अगर हम स्वस्थ रखते हैं तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो उम्र के साथ आती हैं वो या तो डिले हो जाती है या वो आती ही नहीं है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? जी बिल्कुल। आपने बात की थी डिटॉक्सिफिकेशन की, तो जो भी महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही हैं सभी महिलाएं चाहती हैं कि वो हमेशा डिटॉक्स, आजकल बहुत हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं बहुत ग्रीन टीज़ और बहुत फैंसी चीज़ें हम, और बहुत महंगी भी होती हैं, जबकि हमारी रसोई में और हमारे आयुर्वेद में हर चीज़ मौजूद है। डिटॉक्स की अगर हम बात करें तो ऐसे हम क्या सेवन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाए? जी, तो सबसे पहले मैं फिर वही बात पे आऊँगी कि पेट साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जो टॉक्सिन्स यदि मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, जो टॉक्सिन्स ब्लड में रिलीज़ होते हैं वो मतलब नुकसानदायक होते हैं हर ऑर्गन के लिए। तो ये गायनिक का भी एग्जेम्पशन नहीं है। हम जो ज़्यादा ये देखते हैं फाइब्राइड वगैरह, तो उसमें ज़रूर हमको हिस्ट्री में यही मिलता है कि वो उनको कब्ज रहती है। वो ध्यान रखें, उसकी सिंपल चिटका वही है। नहीं तो आप त्रिफला वगैरह ले सकते हैं, वो भी हम प्रकृति के हिसाब से देते हैं। जैसे कफ प्रकृति वाले हैं त्रिफला उनमें बहुत काम करेगा, जैसे पित्त प्रकृति वाले हैं उनमें आयुर्वेदिक चूर्ण बहुत काम करेगा, और जैसे वात प्रकृति मेरे जैसे मतलब जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी दौड़ना, तो ऐसे लोगों में फिर एरेंड की ज़्यादा काम में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इस बात को समझने है की है कि हम जो इंटरनेट से जो हम ज्ञान लेते हैं वो शायद हमारे लिए विपरीत काम करे, तो अच्छा यही होता है कि हम अपने एक्सपर्ट के पास जाएं, प्रकृति किस प्रकार की हमारी उसकी जानकारी लें, और जो औषधियाँ वो हमें सजेस्ट करें हम उनका सेवन करें। जी बिल्कुल, सीजन के हिसाब से भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराना होता है। आप सिंपल ग्रीन टी पी के डिटॉक्स ग्रीन टी नहीं होता है। हाँ, पर ग्रीन टी कौन सी होती है? किसे हम ग्रीन टी कह सकते हैं? जो टी का एक काइंड ऑफ लीफ ही है वो जैसे हम लोग रूटीन टी जो लेते हैं, तो उसी तरह ग्रीन टी भी एक पत्तों की पाउडर ही होते हैं। और अगर हम घर की बात करें, जैसे घर में तुलसी होती है, अजवाइन होता बिल्कुल, है, पुदीना हाँ, सिंपल जो अजवाइन, पुदीना, जीरा, बस हम इनको ज्यादा इस्तेमाल करें तो टॉक्सिन्स मतलब इनको बॉईल करके पी लो तो ग्रीन टी तैयार है वही। हाँ, सब्जा की सीड्स मिलता है। सिंपल आप थोड़ा लेमन डाल दीजिए उसमें, और ठंडा होने के बाद या गुनगुना जब रहता है पानी तो उसमें आप शहद डाल दीजिए, है ना। बाहर जो मतलब गर्म पानी में शहद डालना ये सब विष बन जाता है, तो इस तरह ना करें। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि अक्सर हम देखते हैं और इस तरह की पोस्ट भी देखते हैं कि ऐड हनी टू हॉट वाटर एंड लेमन टू इट एंड हैव इट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत घातक हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो जो शहद है वो गर्म पानी में ना लें, और ग्रीन टी तो चारों ओर है, हमारे पास जीरा है, अजवाइन है, तुलसी है, पुदीना है, तो इन सब का हम सेवन कर सकते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलेगा। आपने एक और कहा फाइब्रॉइड्स, ये एक बहुत कॉमन समस्या है, ये क्या होती है और किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है? जो एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज में महिला होते हैं उनमें ईस्ट्रोजन प्रिडोमिनेंटली होती है, तो उसके चलते हुए कुछ महिलाओं में जब एसोसिएटेड फैक्टर्स है, वो जंक फूड ज़्यादा खा रही हो या कब्ज की हिस्ट्री है या ओबेसिटी ज़्यादा है, तो उनमें ये देखा जाता है कि फाइब्राइड जल्दी बन जाता है। और उसमें भी सब केसेस कैंसर में टर्न नहीं होते हैं, बहुत ही कम, मतलब मान लीजिए अराउंड 3% ऑफ केसेस में ही
मैलिग्नेंसी चेंजेस होने की संभावना रहती है। और अक्सर क्या महिला डर के, हमारे पास जो महिला आते पहले ये बोलते हैं मुझे सर्जरी नहीं कराना इस चीज़ के लिए, फाइब्राइड के लिए। हाँ जी, बिल्कुल उसमें सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, जैसे 40 के ऊपर जा रहे थे तो ईस्ट्रोजन धीरे धीरे जब कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती है कि जो हमारा खान पान है वही हमारे जीवन का जो है, यू बिकम व्हाट यू ईट। तो यदि आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अच्छी डाइट लीजिए, सात्विक खाना खाइए, फिर से आयुर्वेद की ओर जाइए। और डॉक्टर भारती मंगलम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी जानकारी हमें दी है, हमें पूरी उम्मीद है हमारे जो भी दर्शक हमसे जुड़े उन्हें ज़रूर से इससे फ़ायदा होगा। हेलो डॉक्टर में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।